एक समय पर मुझे हीरो कहा जाता था, वो हीरो जिसने इस दुनिया को अंडरवर्ल्ड से बचाया, अंडरवर्ल्ड जिसने इस पूरी दुनिया को तबाही का मंजर दिखाया, दी ड्रैगन स्लेयर किंग एल्बेरियो एडेन। पर किसे पता था उस महान हीरो का अंत ऐसे होगा। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने सारे साथियों से कह रहा होता है, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अगर मैं इस ड्रैगन को मार दूंगा तो मुझे इसकी जगह लेनी पड़ेगी और मुझे खुद ड्रैगन बनना पड़ेगा। तो इस पर जो यहाँ का प्रिंस होता है वो कहता है, एल्बेरियो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर हम क्या ही कर सकते थे, ड्रैगन का हारना जरूरी था और आप अगर एक ड्रैगन में बदल भी जाते हो तो हम आपको आराम से रोक सकते थे क्योंकि आप अभी जस्ट बदल ही रहे हो। पर सोचिए ये कितनी मजेदार बात है, जिस अंडरवर्ल्ड के राजा ड्रैगन को आपने मारा उसकी जगह आप खुद लेने वाले हो और अंडरवर्ल्ड के राजा बनने वाले हो, तो चुपचाप यहाँ पर डेथ कर जाइए, हमको आपकी माफी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आप आराम से यहाँ पर मर सकते हो। तो इस पर हीरो सोचता है, क्या तुम लोग मुझसे अब माफी भी नहीं मांगोगे, तुम लोग इतने ज्यादा गद्दार कैसे हो सकते हो। पर तभी ये जो मेज होती है वो हमारे हीरो को गिलफिनियर नाम की एक कर्स में बांध देती है और हमेशा के लिए स्लंबर में डाल देती है। और तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है अपनी आखिरी सांसें लेते हुए, मेरे साथी, मेरे दोस्त, ये सब मेरे दोस्त नहीं थे, ये सब बस एक झूठ था। अच्छा हुआ आज मेरा कहानी खत्म हो रहा है, ऐसी दुनिया में जीने से अच्छा ही होता कि मैं अब जिंदा ना रहूं। इन सब ने मुझे एक ऐसी जगह पे बांध दिया है जहां पर एंडलेस अबायस है, जहां पर कभी भी अंधेरा खत्म नहीं होगा। पर मैं जैसे जैसे अंधेरे के अंदर जा रहा था मैं बस एक ही चीज कह रहा था, लगातार एक ही चीज दोहरा रहा था, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। पर तभी गाइस हमारा हीरो आंखें खोलता है और सामने दो सर्वेंट होते हैं, वो कहते हैं, अरे मास्टर ने अभी कुछ कहा क्या, देखो मास्टर आंखें खोल रहे हैं। ये शोर सुनते ही हमारा हीरो सोचता है, आखिर मैं कहां हूं, ये कौन लोग हैं। पर तभी हमारे हीरो की जो माँ होती है वो कहती है, अरे देखो ना स्वीटहार्ट उड़ गया, हमारे बच्चे तुम जग गए। फादर भी कहते हैं, अरे मेरे बेटे आखिर तुमने अपनी आंखें खोली दी। और ये देखकर हमारा हीरो सोचता है, ये मेरे माँ और बाप, ऐसा कैसे हो सकता है, और तुम लोग हो कौन। तो इस पर ये जो माँ होती है वो कहती है, अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ स्वीटहार्ट, एडेन रोमेज। और तभी ये सुनते हमारा सोचता है, मेरा नाम तो एडेन एल्बर्डियो था ना, रोमेज नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे उस एंडलेस अबायस में ही मर जाना चाहिए था, मैं ऐसी फैमिली में नहीं रह सकता जहां पर मुझे कोई और नाम से बुलाया जाता हो। पर तभी हमारे हीरो को सर में दर्द होता है, ये देखकर हमारे हीरो की माँ बाप बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। पर तभी हमारे हीरो को उसकी जो ओरिजिनल बॉडी होती है, यानी इसके पिछले बॉडी का ओनर का सारी यादें याद आ रही होती हैं, जहां पर हमारा हीरो जो होता है अपनी बचपन को गुजारता है और धीरे धीरे अपने जीवन को काटते हुए बड़ा होता है। पर हमारा हीरो सोच रहा होता है, अरे क्या मैं अब एडेन रेमेज बन गया हूं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। और एक मिनट, ये दिन, ये तो 430वां इंपीरियल कैलेंडर का दिन है ना, ये 15 साल पहले का समय है जब मेरी जान गई थी उस ड्रैगन के हाथों और मेरे जो साथी थे उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया था उस अबायस में। मेरे अंडरवर्ल्ड के मुनार्क बनने से पहले मैं एंडलेस अबायस में घूम रहा था। और तभी हमारा हीरो कहता है, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, मैं 15 साल पहले आ गया हूं, मैं चुन चुन के बदला लूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। पर गाइस ये सुनते ही वहां जो नौकर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही डर के कांपने लगते हैं। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है, ये सब कांप क्यों रहे हैं। पर तभी हमारे हीरो को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, जहां पर वो एक नंबर का निठल्ला और बहुत बड़ा स्कमबैग होता है जो लोगों को बस परेशान करना जानता है। और वो सोचता है, अरे यार आखिरकार मैं आया तो इसी की बॉडी में क्यों आया यार, ये तो एक नंबर का निठल्ला लड़का है और 2 दिन पहले शराब पीकर ये रोड पर जाकर सो गया था, बारिश की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई और लगता है इसी कारण से निकल लिया और इसकी बॉडी में मैं आ गया। पर क्या सच में मैं अल्बर्टो एबेडियो हूं या फिर अल्बर्टो रेजान हूं, ये तो देखना पड़ेगा, मेरी पावर्स मेरे पास है कि नहीं और जो मैंने पावर्स मेरे पिछली लाइफ में पाई थी वो मेरे साथ आई है कि नहीं। और तभी वो कहता है, स्टेटस विंडो खुल जाओ और इसी के साथ हमें हमारे हीरो का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहां पर हमारे हीरो का नाम एडेन और साथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क होते हैं और हमारे हीरो के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और बहुत सारी पावर्स लॉक भी होती हैं जो कि सर्टेन क्वालिफिकेशन के बाद ही खुलेगा। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है, अरे यार मेरे पास ये ड्रैगन की पावर तो आ गई है, जब मैंने ड्रैगन किंग को हराया था जो कि अंडरवर्ल्ड का राजा था तो उसके बाद मुझे इस स्टेटस विंडो की पावर भी मिली थी और बहुत सारे मैंने एल्फ को भी हराया था जिसकी वजह से ये मुझे स्टेटस विंडो की पावर जाकर मिली है। पर इसमें मेरा नाम जो है वो क्वेश्चन मार्क का है। पर छोड़ो जो भी हो, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है ना, मुझे गॉड ने एक मौका दिया है और मैं अब उन सभी को चुन चुन कर खोजूंगा और उनसे चुन चुन कर बदला लूंगा, मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा। और गाइस हमारा हीरो ये रिएक्शन दे ही रहा होता है पर तभी एक नौकर आता है जो हमारे हीरो को देखकर कांपने लगता है, हमारे हीरो के सिर्फ रिएक्शन को देखकर। फिर तभी हमारा हीरो पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो इस पर ये नौकर कहता है, मैं आपके लिए पानी लाया था सर। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, ठीक है लाओ इधर दो पानी, मैं बहुत ज्यादा ही थर्स्टी था, यानी मेरा गला सूख रहा था तो ये पानी मेरे लिए बहुत काम करेगा, थैंक यू। ये सुनते ही हमारे हीरो का जो रिएक्शन होता है थैंक यू का, वो ये नौकर अपने माइंड में इमेजिन कर रहा होता है कि इन्होंने थैंक यू को बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या ये मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। फिर तभी हमारा हीरो पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम्हें कुछ चाहिए
ये क्या? तो इस पर ये नौकर वहां से चला जाता है, जिस पर दूसरा नौकर पूछता है तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? तो इस पर पहला नौकर कहता है उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। तो इस पर दूसरा नौकर कहता है लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है जगने के बाद से। पर तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरे थैंक यू बोलने पर ये लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, और मुझे एक बात और सोचना है कि मेरी जो ओरिजिनल बॉडी की सोल थी वो आखिरकार मरी कैसे। चलो कोई बात नहीं, मैं मर्सनरी किंग का डिसाइपल हुआ करता था अपनी पिछले लाइफ में, तो चलो देखते हैं उसका डिसाइपल यानी मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं। और तभी वो अपने नौकर से पूछता है हे नौकर, फिलिप नाम है ना तुम्हारा, चलो अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये देखते ही ये जो बड़ा वाला नौकर होता है वो कहता है अरे यार ये मेरे नाम से मुझे क्यों बुला रहे हैं? जिस पे दूसरा नौकर कहता है लगता है आज तुम्हारा काम खत्म होने वाला है, थैंक यू इतने दिन मेरे साथ रहने के लिए। और तभी फिलिप जाकर अंदर जाता है, जिस पर हमारा हीरो पूछता है ये बताओ मर्सनरी किंग के बारे में तुमने सुना है और उसके डिसाइपल के बारे में? तो इस पर ये नौकर कहता है सर मैंने मर्सनरी किंग के बारे में तो सुना है पर वो बहुत दिनों से गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। पर अगर आप उसके डिसाइपल के बारे में पूछ रहे हैं तो मर्सनरी किंग का कोई डिसाइपल था ही नहीं। ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या मर्सनरी किंग का कोई डिसाइपल नहीं था? पर मैं खुद मर्सनरी किंग का डिसाइपल था। क्या इस वर्ल्ड में, क्या इस टाइमलाइन में मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ? सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारे हीरो की हमें बचपन दिखाई जाती है, हमारे रियल हीरो की, जहां पर वो एक आदमी से लड़ता है और उसके पैसे चुरा लेता है और वो कहता है आज तो मैं मालामाल हो गया, मैंने इस व्यक्ति के काफी अच्छे गोल्ड कॉइन्स चुरा लिए हैं। पर तभी गाइस ये जो व्यक्ति होता है वो आ जाता है वापस, और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि मर्सनरी किंग जिसका नाम बेलैक होता है वो होता है। और वो कहता है बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे चुराने की? तो इस पर ही हमारा हीरो जो होता है बचपन वाला वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, कहाँ है पैसे? तो इस पर ये जो बेलैक होता है मर्सनरी किंग वो कहता है बच्चे तुमने मेरे पैसे चुराए और मुझे से झूठ बोल रहे हो, पर एक मिनट, तुम्हारा जो शरीर है ये बॉडी ये बहुत ज्यादा ही कमाल की है यार, तुम्हारी जो फिजिक्स है शरीर की वो एक नंबर है। चलो ठीक है, आज से तुम मेरे यानी मर्सनरी किंग बेलैक के स्टूडेंट हो, डिसाइपल हो, आज से मैं तुम्हें हर चीज की ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हें एक अच्छा बंदा बनाऊंगा। पर गाइस हमारा हीरो ना कह रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है नहीं मैं नहीं बनना चाहता तुम्हारा स्टूडेंट। पर तभी वहां से हमारे हीरो की जर्नी स्टार्ट होती है, जहां पर हमारा हीरो जो होता है वो असल में मर्सनरी किंग बनता है, जो उसका चेला होता है वो बनता है। पर इस दुनिया में जहां पे करंट हमारा हीरो है एल्बर्टो रेज़ेक, वहां पर कोई भी हमारे हीरो के नाम का बंदा है ही नहीं, मर्सनरी किंग का डिसाइपल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यही बात ये नौकर फिलिप बोल रहा होता है, ये सुनकर हमारे हीरो की दिमाग फट जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहां पर दोनों नौकर जा रहे होते हैं अपने में बात करते हुए कि अरे तुमने राजकुमार ड्यूक के लड़के को देखा, उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। जिस पे दूसरा बंदा कहता है अरे तुम्हें पता है अभी मुझे उसने फिलिप नाम से बुलाया था और शुक्रिया भी बोला। तो पहले बंदा कहता है हाँ हाँ वो तो मुझे अन्य बारे में भी पूछ रहा था, लगता है उसका दिमाग सच में खराब हो गया है। तो इस पर दूसरा नौकर फिलिप कहता है लगता है जब आप मौत के मुंह से वापस आते हो ना तो सच में आपका दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। पर आजकल वो सच में अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं, वो चुपचाप से एक ही जगह पे बैठकर सोचे जा रहे हैं आखिर वो कर क्या रहे हैं। वहीं हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बैठकर चुपचाप से घास को मुंह में दबाकर सोच रहा होता है मैं क्या करूं इस जगह पे, मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, मेरे पास यहाँ बैठने के अलावा और कोई काम बचा ही नहीं है। जब मैं अपने पिछले जिंदगी में था तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा ही काम किया करता था, क्योंकि मैं इतना अमीर नहीं था, मुझे बर्तन धोने पड़ते थे, खाना बनाना पड़ता था, बर्तन साफ करने पड़ते थे, झाड़ू लगाना पड़ता था, पोछा मारना पड़ता था। इन सभी कामों को करने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था, और जब टाइम बचता था तो मैं ट्रेनिंग किया करता था और बहुत सारे एडवेंचरर्स भी जाया करता था। पर मेरे पास यहाँ पर टाइम ही टाइम है, क्योंकि सारे काम हो जा रहे हैं, मुझे खाना मिल जा रहा है, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पर मैं फिर भी रेस्ट नहीं किया, मैंने इस खाली समय का इस्तेमाल करके अपने पिछले लाइफ के नाम के बारे में सर्च किया। हर जगह पे मैंने एल्बर्टो एल्बियानो के बारे में सर्च करवाया, पर इस नाम से इस पूरे राज्य में कोई भी बंदा नहीं एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये दूसरी टाइमलाइन है जहां पे मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे नफरत का क्या, जो मैंने उतनी सारी बददुआएं सही, जो मैंने बेट्रेयल सहा, धोखेबाजी हुई मेरे साथ, और मुझे जो अब ऐस में डाल दिया गया, उतने दिन की सफरिंग, उन सब का क्या मैं किससे बदला लूंगा? पर तभी हमारा हीरो सामने देखता है जहां पे बहुत सारे नाइट्स अपने में लड़ रहे होते हैं, और ये देखकर हमारा हीरो सोचता है ये जो ड्यूची है यानी ड्यूक डॉम है, यानी ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे नाइट्स हैं जिनको अच्छे से लड़ना आता है। पर तभी एक लड़का वहां आता है और कहता है हे एल्बर्टो रेज़न, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और गाइस तभी हमारा हीरो इस लड़के के बारे में बताता है और कहता है ये मेरा छोटा भाई कार्ल है, ये मेरे से एकदम अपोजिट है, मैं एक नंबर का स्कमबैग हूँ, पर ये लड़का ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और ये फाइटिंग स्टाइल में भी महारत हासिल किया हुआ है और आगे चल के इस पूरे घर को भी यही संभालने वाला है। सक्सेशन के लिए ये लड़का बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, पर जानते हो इसकी बस एक दिक्कत है। और तभी हमें ये जो छोटा भाई कार्ल होता है वो दिखाया जाता है, जो कहता है एल्बर्टो तुम हमेशा की तरह दारू क्यों नहीं पी रहे हो, तुम यहाँ पर चुपचाप
चुपचाप बैठकर क्या कर रहे हो, जाओ जाकर कहीं पर तबाही मचाओ, निखट्टू कहीं के। और गाइस तभी हमारा हीरो बताता है कि बस इस कार्ल में एक ही प्रॉब्लम है, ये अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं करता। और वो इसलिए क्योंकि ये अपने बड़े भाई को बहुत ज्यादा ही पैथेटिक समझता है, एक नंबर का लूजर पर समझता है, जो हमेशा पिए हुआ रहता है और अनाप शनाप चीजें करता रहता है, सभी को परेशान किया रहता है, इसलिए ये अपने बड़े भाई की बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। पर तभी कार्ल कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इस पर हमारा हीरो कहता है मैं यहाँ पर बैठकर नाइट्स को देख रहा हूँ, उनकी फाइट देख रहा हूँ कि वो कितना अच्छा स्वॉर्डमैनशिप से लड़ाई करते हैं। पर तभी छोटा भाई कहता है कार्ल कि तुम अगर देख रहे हो तो चुपचाप यहाँ खड़े होकर मत देखो, ये जगह देखने के लिए नहीं है, यहाँ से फूट लो, क्योंकि नाइट्स की लड़ाई सब लोग नहीं देखना अलाउ करते हैं। तो ठीक है, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो यहाँ पे बैठ सकते हो, चलो आओ फाइटिंग एरेना में लड़ाई करो, स्वॉर्ड हटाओ, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो निकलो यहाँ से। तो ये सुनते ही हमारे को सोचने लगता है फाइट, अरे हाँ मैं इस जिंदगी में अभी तक कभी भी स्वॉर्ड नहीं उठाया हूँ, तो चलो उठाकर ही देखता हूँ कि आखिर मेरी जो टेक्निक्स हैं वो वापस आई हैं कि नहीं, या फिर मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। और ये सुनते ही हमारे जो कहता है ठीक है चलो फाइटिंग करते हैं। और तभी हमें एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ये जो नाइट्स होते हैं वो लड़ रहे होते हैं। पर तभी एक नाइट घुटने पे आकर कहता है मैं नाइट गेमेज इस बड़े ड्यूकडोम जिसका नाम रेमेज है उसके सबसे बड़े बेटे एल्बर्टो का स्वागत करता है और उसको नमस्कार करता है। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है बहुत अच्छे, चलो खड़े हो जाओ और मुझसे फाइट करो। पर वहीं दूसरे नाइट बात कर रहे होते हैं अरे यार ये अभी लड़का ट्रेनी है पर फिर भी इसके पास बहुत ज़्यादा ही ताकत है, कहीं ये गलती से बड़े यंगेस्ट मास्टर को कहीं अगर थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा दिया तब तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होगा। और वहीं ये जो नाइट होता है वो भी सोच रहा होता है अरे यार आखिर ये मुसीबत में मैं कैसे फंस गया, इन साले इस कमबैक व्यक्ति से मुझे लड़ना पड़ेगा, ये लड़का जिसके पास मेरे से क्या एक कुत्ते से लड़ने की भी पावर नहीं है, कुत्ते से भी हार जाएगा अगर लड़ेगा तो, ये आज मुझसे लड़ना चाहता है। अरे यार बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, अगर मैंने इसे हरा दिया और चोट पहुंचा दी तब तो मेरा गला लटक जाएगा। और ये सारी बातें हमारा हीरो समझ चुका होता है और वो सोचता है जरूर ही ये जो मेरे सामने वाला नाइट गेमेज है ये जानबूझकर हारने के बारे में सोच रहा है, तो चलो क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और थोड़ा सा इसे भड़काऊं ताकि ये गुस्सा आकर मेरे पर एक्चुअली में अटैक करे ताकि मैं इससे ट्रेनिंग कर सकूं। और तभी हमारा हीरो कहता है तुम नाइट गेमेज मुझसे जानबूझकर हारने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जानते हो एक नाइट का जानबूझकर हारना वो भी अपने से कमजोर के सामने ये एक बेवकूफ़ी भरा काम है। और मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम मेरे सामने जानबूझ के हारे तो मैं तुम्हें इस नाइट्स की ड्यूटी से निकाल फेंकूंगा, तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पर वहीं कार्ल सोच रहा होता है देखा मैंने सोचा था एक इंसान कभी बदल नहीं सकता है, ये अपने इस कमबैक वाली पर्सनैलिटी पे वापस आ गया ना। पर तभी गाइस ये फाइट स्टार्ट होती है और ये नाइट कहता है मैं आप पे अटैक करने के लिए आ रहा हूँ। ये नाइट जोरदार स्पीड में हमारे हीरो के आगे बढ़ जाता है, हमारा हीरो भी अपने स्वॉर्ड को लेकर इसके आगे बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड को जोरदार तरीके से लड़ाता है जिससे कि एक अच्छी प्रॉपर अटैक पोजीशन बन जाती है। पर तभी हमारे हीरो का जो हाथ होता है वो कांपने लगता है और वो सोचता है सिर्फ एक लड़ाई से एक स्वॉर्ड के लड़ने से मेरा हाथ कांप गया, मैं सच में बहुत कमजोर हूँ, पर ये टिंगलिंग फीलिंग जो है मेरे अंदर वो मुझे फाइट करने के लिए उत्साहित कर रही है, मैं इस नाइट से और लड़ना चाहता हूँ, आ जाओ चलो मुझसे लड़ो। और इसी के साथ रियल फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां पर हमारा हीरो बहुत अच्छी फाइटिंग दे रहा होता है और वो लगातार वार पे वार किए जा रहा होता है। ये देखकर बाकी सारे जो लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं अरे यार ये जो गैजान है ये मूर्ख नाइट, अगर इसने थोड़ा सा भी इस मालिक को चोट पहुंचा दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये क्या कर रहा है, आखिरकार इस फाइट को जल्दी खत्म क्यों नहीं कर रहा। पर वहीं हमारे हीरो का जो भाई होता है वो भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो रहा होता है कि अरे मेरा जो भाई निखट्टू टाइप का लड़का है उसमें इतनी ज्यादा अच्छी स्किल्स कहां से आ रही हैं, वो आखिर इतनी अच्छी फाइट कैसे दे रहा है। वहीं हमारे हीरो को मजा आ रहा होता है इस फाइट को लड़ते हुए और वो और ज्यादा ही आनंद से इस फाइट को लड़ रहा होता है। ये जो गैज़न नाइट होता है वो भी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है हमारे हीरो के इतने अच्छे फाइटिंग स्टाइल को देखकर, सभी लोग ही आश्चर्यचकित हो गए होते हैं। वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं एडन रेजान हूँ इस समय, पर मैं असल में तो एडन एल्बिडियो था जिसने खुद ड्रैगन को हराया था, मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ, इसलिए मेरी जो फाइटिंग टेक्निक है उसे मैंने चाहकर भी नहीं भूला है, मैं सारी चीजें याद कर रहा हूँ धीरे धीरे। और ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो तुरंत ही काउंटर अटैक कर देता है इस गैज़न पे, गैज़न पीछे हटता है और तभी हमारा हीरो एक जोरदार स्वॉर्ड स्लाइस को इसके ऊपर मार देता है और तभी ये गैज़न हार मान लेता है। ये देखकर हमारा हीरो एडन कहता है अरे तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, अरे यार अभी तो मैंने पार्टी शुरू ही की थी, पर चलो कोई बात नहीं, मुझे आज बहुत मजा आया, मेरे छोटे भाई कार्ल तुम्हारी वजह से मैं इतनी अच्छी फाइटिंग को लड़ पाया आज, थैंक यू। तो इस पर कार्ल कहता है ठीक है मैं समझ गया तुम बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड हो। तो ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं आपसे डेली यहाँ पर आऊंगा और तुम नाइट्स के साथ प्रैक्टिस करूंगा, तो तुम लोग रेडी हो जाओ मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करने के लिए। ये सुनते ही कार्ल कहता है अरे यार लगता है मुझे इसके साथ अब डेली फंसना पड़ेगा यहाँ पर। नाइट्स भी बहुत ज्यादा ही सोच में पड़ जाते हैं, सीन शिफ्ट होता है, हमारे हीरो का हमें रूम दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो का जो बॉडी होता है वो जख्मी हो चुका होता है, हमारे हीरो की बॉडी कांप रही होती है और वो सोच रहा होता है बस इतने से फाइटिंग से ही मेरी बॉडी जो है वो कांपने
लगी सच में यार ये एडन रज़ान की बॉडी बहुत ज़्यादा ही बेकार है, एकदम ट्रैश बॉडी है। पर फिर भी जो भी हो, आज मुझे इसके साथ लड़ाई करके, नाइट्स के साथ फाइटिंग करके बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया। मेरे अंदर की जो पुरानी वाली एडन एल वीडियो वाली पहचान थी वो वापस आ गई। मुझे आज अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। भगवान ने मुझे ये दूसरा मौका दिया है अपना रिवेंज लेने के लिए, पर फिर भी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। मुझे जिससे रिवेंज लेना है वो जो कि साइरिस किंगडम के ड्यूची का एक लौता वारिस है, जिसमें पहला है सल्वीटा, दूसरे नंबर पे कार्नेज कल्ट की एक लौती होली सेंटेंस जिसका नाम स्पीका है, उससे भी मुझे बदला लेना है। तीसरे नंबर पे आर्कमेज सौला, और वो तो बहुत ज़्यादा ही दुष्ट थी, उससे तो मुझे पक्का बदला लेना है। और चौथे नंबर पे जिसने मुझे खासकर बेट्रेयल दिया, जो कि सेकंड प्रिंस ऑफ इम्पोर्टेलिया एम्पायर का है, उससे मुझे पक्का बदला लेना है। और मैं अभी इस समय उन सबसे लड़ने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, और अगर मैंने थोड़ी सी भी दिक्कत कर दी कुछ भी, तब तो वो सब मेरा वाट लगा देंगे। उन सबको मुझे इकट्ठा होने से कुछ भी करके रोकना होगा। अगर वो सब इकट्ठा हो गए तो मैं उन्हें अपने प्राइम में भी आकर, यानी अपना ताकतवर आइडेंटिटी पाकर भी नहीं हरा पाऊंगा। इसलिए मुझे अकेले अकेले उन सबको हराना होगा एक एक करके, और उसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी इस बेकार सी बॉडी को फिक्स करना होगा। और उसके लिए मेरे पास एक खतरनाक प्लान है। सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमारा हीरो फिलिप से कुछ आइटम्स मंगवाता है। ये देखकर फिलिप कहता है, मास्टर मुझे तो लगा था कुछ दिन तक आपका दिमाग सही हो गया होगा, पर फिर से आपने वो हरकतें स्टार्ट कर दी हैं और आप इन सारे आइटम्स का करने क्या वाले हो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है कि अब कोई प्रॉब्लम है मेरी रिक्वेस्ट में जो मैंने आइटम्स मंगवाए हैं। तो इस पर ये जो नौकर फिलिप होता है वो कहता है, सर पहले तो मैं बता दूं ये आइटम्स बहुत ज़्यादा ही महंगे पड़ेंगे, पर फिर भी आपने जितने आइटम्स मंगवाए हैं ये सारे आइटम्स पॉइजनस हैं सर, ये सारे जहरीले हैं। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे यार मैं जानता हूँ ये जो नौकर है वो नहीं समझेगा। अगर मैं इसे समझाने की भी कोशिश करूँ कि मैं इन सब आइटम्स को क्यों चाहता हूँ, पर फिर भी मैं जो पिछले ओनर था वो बहुत ज़्यादा ही मिसचीवियस था और बहुत सारे ट्रिक्स खेलता था, इसलिए इसे लग सकता है कि मैं कुछ अनाप शनाप करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो इसी का फायदा उठाते हैं। और तभी हमारा हीरो अपना डेंजरस फेस बना के बोलता है, फिलिप क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं इन सारे आइटम्स के साथ क्या करना चाहता हूँ? अगर तुम जान गए तो मैं सबसे पहला प्रैक्टिकल तुम ही पे करूंगा। चलो आ जाओ, तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। मैं कुछ दिनों तक शांत था, इसका मतलब तुमने क्या ये सोच लिया कि मेरी आदतें चेंज हो गई होंगी? नहीं फिलिप, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अपना एंजॉयमेंट डे। फिलिप ये सुनते ही फिलिप की फट जाती है और वो तुरंत भागते हुए कहता है, मैं अभी जाकर सारे आइटम्स ले आता हूँ। वहीं हमारा हीरो सोचता है आखिरकार मेरा प्लान काम ही कर गया। चलो ठीक है, अब इन सामान से मैं अपने शरीर को बना सकता हूँ। मुझे स्वॉर्डमैनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही पिछले लाइफ के सारे नॉलेज को अपने अंदर रखा हुआ हूँ, जिससे कि मैं इस दुनिया का बेस्ट स्वॉर्डमैन बन सकता हूँ। पर इस बॉडी को ठीक करने के लिए ये सब मटेरियल तो मुझे चाहिए ही। सीन शिफ्ट होता है और हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने बॉडी को बिल्ड कर रहा होता है। और तभी हमारा हीरो फिलिप से एक माना पोशन लाने के लिए कहता है, और तभी फिलिप एक माना पोशन लाता है जिसे पीकर हमारा हीरो सोचता है कि मेरा सबसे पहला टेक्निक ये होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही सबसे पहले हार्डकोर मेहनत करूंगा, जिसमें मैं अपने बॉडी को इतना थका दूंगा ताकि वो कुछ ना कर पाए। पर तभी मैं माना पोशन पी के अपनी जो स्टेमिना है उसे बढ़ाऊंगा और फिर से प्रैक्टिस करूंगा, फिर से माना पोशन पीऊंगा, फिर से प्रैक्टिस करूंगा। पर पता है आप सबको एक जो माना पोशन है वो कितना ज़्यादा महंगा होता है? इस एक माना पोशन का जितना कीमत है ना, उससे एक नॉर्मल बंदे के पूरे महीने का खर्चा निकल जाएगा, इतना ज़्यादा महंगा है। पर फिर भी मैं एक ड्यूकडॉम का एक हिस्सा हूँ, वहाँ का पहला राजकुमार हूँ, इसलिए मुझे पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तभी हमारा हीरो अपने दूसरे तरीके के बारे में बताता है कि अब वो दूसरा तरीका ये है कि मैंने जो आइटम्स मंगवाए थे फिलिप, वो तुमने लाया कि नहीं लाया? तो इस पर फिलिप कहता है आ गया है सर, वो आपके कमरे में है। पर तभी वो सोचता है मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आपने ये पॉइजनस आइटम्स क्यों मंगवाए? पर नहीं, जाने दो, अगर मैंने पूछा तो ये मेरे पर ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, छोड़ो जाने दो। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो सच में उन सारे पॉइजनस आइटम को देखता है जो हमारे हीरो ने ऑर्डर किया होता है। हेल ग्रास, हेल लिली सभी वहीं पर होते हैं और ये देखकर हमारे हीरो कहता है सच में यार इसने तो सारे पॉइजनस आइटम मंगवा लिए हैं, पर मुझे लगा नहीं था कि कभी कि मैं इन सारे पॉइजनस आइटम को अपने ऊपर इस्तेमाल करूंगा। पर छोड़ो जाने दो, उस दोनों ने ही मिलकर ये टेक्निक को निकाला था और सोच सोच कर काफ़ी इस टेक्निक को बनाया था जिसका इस्तेमाल तो कभी नहीं किया गया है, पर इफेक्ट सुनने में आता है कि बहुत अच्छे हैं। चलो खुद पर ही इस्तेमाल करके देखते हैं इन पॉइजनस इफेक्ट का क्या इफेक्ट आता है। ये बहुत जहरीला है, इससे मेरी मौत भी हो सकती है, पर छोड़ो जाने दो, किसे फर्क पड़ता है, मैं एक बार पहले ही मर के जिंदा हो चुका हूँ, एक बार और मर जाऊंगा तो क्या ही बदल जाएगा। और गाइस ये कहने के साथ ही ये पॉइजनस है लिली को हमारा हीरो खा लेता है और तभी वो जूस भी पी लेता है जो उसने हाथ में पकड़ा होता है और उसे उल्टी करने का मन करता है, पर फिर भी उसने अपने उल्टी को बचाए रखा होता है। अरे यार ये कितना ज्यादा तेजी से दर्द कर रहा है, मेरे सीने में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है और उल्टी करने का मन कर रहा है, पर फिर भी ये सारा वर्थ था, मुझे 100 बार खाना पड़े तो क्या
हुआ, मेरे अंदर की जो माना है वो बढ़ रही है, मुझे फील हो रहा है उन दोनों ने सच में कम माल की टेक्निक बनाई है। पर तभी गाइस हमारे हीरो के पीछे से आवाज आती है, क्या ये फन है करने में, ड्रैगन स्लेयर मास्टर। और ये सुनते ही हमारे हीरो तुरंत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये किसकी आवाज थी, मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है, कौन है, सामने आओ मेरे, कौन हो तुम, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैंने पहले से ही ये आवाज सुन रखी है तो मुझे पता है तुम कहीं छुपे हुए हो, जल्दी सामने आओ। गाइस ये सुनकर शोर ये जो फिलिप होता है वो तुरंत ही कमरे में आता है और कहता है मास्टर क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। तो इस पर हमारे हीरो कहता है फिलिप कमरे से बाहर जाओ। तो इस पर फिलिप कहता है नहीं मास्टर, अब बहुत ज्यादा ही शोर आ रहा था आपके कमरे से, आखिर क्या हुआ है। तो इस पर हमारा हीरो गुस्साते हुए कहता है फिलिप मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इस कमरे से बाहर जाओ। और इसी के साथ फिलिप बाहर चला जाता है। वहीं हमारा हीरो सोचता है मुझे पक्का पता है ये आवाज अंडरवर्ल्ड के ओवरलॉर्ड की है जिसे मैंने हराया था, ये पक्का उसी की आवाज है। क्या वो मेरा पीछा करते करते यहां तक आ चुका है और वो मेरी आवाज भी पहचानता है। पर तभी ये जो पीछे से आवाज होती है ओवरलॉर्ड की वो आती है और वो कहता है आखिरकार आपने मुझे पकड़ ही लिया, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया, बहुत दिन बाद आपसे मिला मैं, ड्रैगन स्लेयर एडेन एल्बीडियो। ये सुनते ही हमारा हीरो तुरंत ही इसे गाली देने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, मुझे पक्का याद है मैंने तुम्हारा काम तमाम कर दिया था, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, छुप के क्यों बैठे हो कायर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस पर ये जो अंडरलॉर्ड होता है वो कहता है एडेन एल्बीडियो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी कोई नेचुरल फिजिकल फॉर्म नहीं है इसलिए आप मुझे देख नहीं सकते हो, बस सुन सकते हो, इसलिए सुनते रहो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मैंने तुम्हारी फिजिकल बॉडी नष्ट कर दी थी तो तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो। तो इस पर अंडरलॉर्ड कहता है आप भूल गए क्या एडेन एल्बीडियो, जब आपने मुझे हराया था तो आप ड्रैगन स्लेयर बन गए थे और आप अंडरग्राउंड के भी मालिक बन चुके थे, आप खुद भी अंडरलॉर्ड बन चुके थे, आप ये चीज भूलिए मत कि आप अभी भी अंडरलॉर्ड ही हो। तो इस पर हमारे हीरो कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं अब अंडरलॉर्ड बन चुका हूं अंडरग्राउंड वर्ल्ड का। तो इस पर ये जो अंडरलॉर्ड होता है वो कहता है नहीं आप आधे सही हो आधे गलत हो, मैंने सोचा था कि जब आपने मुझे मार दिया था तो मैं आपकी सोल को बॉडी को पोजेस करके आपकी सोल ट्रांसफर करके आपके पांचों ज्ञानेंद्रियों पर कब्जा करके आपके अंदर समाकर वापस से जिंदा हो जाऊंगा, पर उसी समय आपको कैद कर दिया गया जिसकी वजह से ये हो नहीं पाया। तो इस पर हमारा हीरो कहता है तो इसका मतलब ये है कि जब मुझे अबायस में कैद कर दिया गया तब तुम मेरे बॉडी पे कब्जा नहीं कर पाए। वाह ये तो बहुत ही मजेदार बात है, चलो ठीक है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी जो सोल है वो मेरे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, पर मैं तुम्हारी सोल को मारूं कैसे, क्या मैं होली पावर को अपने अंदर डाल दूं तो इससे तुम्हारी सोल मर जाएगी, या फिर मुझे खुद को भी मारना पड़ेगा तुम्हारे साथ मरने के लिए, ऐसा हमारा कोई जीने मरने का कसम वाला रिश्ता नहीं ना हो गया है। तो इस पर ड्रैगन स्लेयर कहता है अरे अंडरवर्ल्ड के राजा प्लीज मेरी बात तो सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए, आप इस तरह से मुझे मार नहीं सकते हो, मैं पहले की तरह नहीं रहा, वो क्रूर व्यक्ति नहीं हूं मैं आपके सोल से अटैच हो गया हूं, मैं पहले की तरह नहीं रहा। तो इस पर हमारा हीरो कहता है पहले की तरह नहीं रहे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम एक अंडरवर्ल्ड के राजा हो और तुम्हें मैडनेस और केओस पसंद है, क्यों मैं सही कह रहा हूं ना। तो इस पर ये अंडरवर्ल्ड का राजा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मैडनेस और केओस इसलिए पसंद करता था क्योंकि मैंने डीमन गॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, पर जैसे ही आपने एंडलेस वॉइड में कदम रखा, जब आपको एंडलेस वॉइड में कैद कर दिया गया था तब उस डीमन गॉड के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। तो ये सुनते ही हमारा हीरो सोचता है अरे हाँ बात तो ये सही कह रहा है, जब मैंने पहली बार इससे मुलाकात की थी एंडलेस वॉइड में तब ये हमेशा ही इंसानों को बस मारने की बातें करता रहा था, एक नंबर का उजड्डा आत्मा था ये, पर अब ये नॉर्मल बातें कर रहा है। तो इस पर अंडरवर्ल्ड किंग कहता है मैं आपको सुन सकता हूं। तो इस पर हमारा हीरो पूछता है ये बताओ ये डीमन गॉड कौन है। तो इस पर ये जो अंडरवर्ल्ड का किंग होता है वो कहता है ये जो डीमन गॉड है वो एक ऐसा गॉड है जिससे दूसरे देवता भी डरते हैं, वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, उसे आप कह सकते हैं कि वो हर एविल का एक राजा है, वो अंश है, उसी से सारे एविल की शुरुआत हुई थी और वही मुझे अपने उंगलियों पर नचाता रहता था, हमेशा मुझसे अनबंड काम करवाते थे इसलिए मैं ऐसा बन गया। तो इस पर हमारा हीरो पूछता है ठीक है चलो मुझे एक आखिरी सवाल पूछने दो, क्या ये सब भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा है ये जो हो रहा है यहाँ पर। तो इस पर ये अंडरवर्ल्ड का राजा पूछता है कि आपका मतलब क्या है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मैं 15 साल पहले रिग्रेस हो गया, वो भी एडेन राजान नाम के लड़के में, तो क्या ये भी तुम्हारा प्लान था। तो इस पर अंडरवर्ल्ड का राजा कहता है आप कह सकते हो ये मेरा प्लान था भी और नहीं भी था, जब मैं आपकी बॉडी को पोजेस कर रहा था, आपकी सोल को पोजेस करने वाला था, तब मैंने आपकी सोल में ड्रैगन की पावर देखी जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक पावर थी, और जब मैं आपकी बॉडी को पोजेस नहीं कर पाया और आप एंडलेस अबायस में जा रहे थे तब मैंने दिमाग लगाया और टाइम को रिवर्स कर दिया जिससे कि आप यहाँ पर पहुंच गए। तो इस पर हमारा हीरो आश्चर्यचकित होकर कहता है क्या ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा महान है। तो इस पर अंडरवर्ल्ड का राजा समझाता है कि देखिए जो ड्रैगन की पावर है ना वो साक्षात देवताओं की पावर है, ड्रैगन यहाँ पर भेजा गया था देवताओं द्वारा ताकि यहाँ पर वो देवताओं की सारी शक्तियों को दिखा सके, और आपके अंदर खुद ड्रैगन की पावर थी और देवताओं का पावर का इस्तेमाल करके मैंने समय को बैक कर दिया, ये इतना भी इम्पॉसिबल टास्क नहीं था। तो इस पर हमारा हीरो कहता है अगर तुम टाइम को रिवर्स कर सकते थे तो क्यों नहीं मुझे तुमने वॉइड से निकाल दिया, अगर
अगर वॉइड से निकाल दिया होता तो मैं उसी समय में वापस चला गया होता और अपना बदला ले लिया होता। तो इस पर ये जो अंडरवर्ल्ड का राजा होता है वो कहता है वैसा मैंने इसलिए किया, अरे अरे मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ, आपसे और बात नहीं कर सकता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ये सुनते हमारे हीरो चिल्लाता है अरे मुझे इस तरह बीच में मत लटका कर जाओ यार, पूरी कॉन्वर्सेशन तो करो, सुनो मेरी बात सुनो। पर गाइस ये जो ड्रैगन किंग होता है वो सो जाता है। हमें फिर हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका 1 महीना बीत चुका होता है, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वो अपने इस क्रेयर को जिसपे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है उसे काट देता है। और तभी वो सोचता है कि चलो एक बात मेरे लिए अंदरूनी तरीके से अच्छी लग रही है, रिवील्ड महसूस हो रहा है मुझे कि मेरे पास एक बंदा तो है जो मेरे पास्ट को जानता है और मुझसे बातें कर सकता है, पास्ट के बारे में मैं उससे खुल के बातें कर सकता हूँ। पर तभी वो स्केयर क्रो को देखता है जो कि पूरी तरह से कट चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर कहता है अरे मेरा स्केयर क्रो, अब मैं किस पर इस प्रैक्टिस को करूंगा, किससे मैं फाइटिंग करूंगा। पर तभी वो नाइट्स को देखता है जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो कहता है वोइला, अब तो मैं इन्हीं के साथ प्रैक्टिस करूंगा, मेरे प्रैक्टिस डमी तैयार हो जाओ। पर गाइस तभी वो देखता है सामने एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा ही निखट्टू होता है और बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका सुपीरियर भी कह रहा होता है कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम एक नाइट बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। पर तभी हमारा हीरो इसे देखकर सोचता है अरे यार ये बंदा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, इसका शक्ल मैंने पहले भी कभी देखा है। पर तभी वो सुपीरियर नाइट इसका नाम लेता है, इस छोटे वाले नाइट का जिसका नाम लोवी होता है। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचता है लोवे लोवे, अरे हाँ मुझे याद आया, ये तो वही बंदा है जो मेरे साथ फर्स्ट ड्रैगन स्लेयर के जो कॉन्क्वेस्ट था उसमें मेरे साथ गया था, इसने मेरी बहुत मदद की थी। पर ये मुझे पसंद नहीं करता था, पर फिर भी इसने मेरी बहुत ज़्यादा ही जान बचाई थी जिसके लिए मैं इसका आभारी हूँ और मैं इसका ऋण चुकाना चाहता था। पर बेचारा पहले ही ड्रैगन स्लेयर कॉन्क्वेस्ट में मारा गया, मुझे इसका बहुत ज़्यादा ही गम था। चलो ठीक है, यही मेरा आगे का साथी बनेगा। और ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो आगे बढ़ता है और कहता है हे तुम सुनो मेरी बात। तो इस पर सुपीरियर जो नाइट होता है वो कहता है क्या आप मेरे से बात कर रहे हैं यंग मास्टर। तो इस पर हमारा हीरो कहता है नहीं, तुम लड़के, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस पर ये जो छोटा वाला लोई होता है वो कहता है क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं। तो इस पर हमारा हीरो अपने एटीट्यूड स्टाइल में कहता है क्या बोला तुमने, तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। जब तुम्हारा सुपीरियर तुमसे बातें करे, यंग मास्टर मैं हूं, मैं तुमसे बातें करूं तो सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम मुझे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो और तुम मुझसे यहाँ पर सवाल जवाब कर रहे हो। तो इस पर ये जो लोवी होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है मैं एक ट्रेनी नाइट हूँ, मेरा नाम लोवी है और आपका मैं स्वागत करता हूँ यंग मास्टर। ये बोलने के साथ ही लोवी सोचने लगता है अरे यार ये स्कमबैग ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे परेशान करने के लिए आ गया, मैं नाइट्स की ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी ये ऊपर से मेरे को परेशान कर रहा है। पर तभी हमारा हीरो वहाँ पर अपने एविल अवतार में आ जाता है और कहता है मैं लोवी एक बात बताओ, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं स्कमबैग यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। तो इस पर लोवी डर जाता है और कहता है नहीं नहीं मास्टर, मैं ऐसा आपके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। लोवी के इस रिएक्शन को देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे यकीन हो रहा है पहली बार मुझे इस बॉडी में आकर इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, स्कमबैग बन के मज़ा आ गया, सच में यार ये बहुत ज़्यादा आनंदित है। और तभी हमारा हीरो कहता है ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, चलो ठीक है आ जाओ मेरे साथ, तुम ट्रेनिंग करोगे और आगे चल के तुम ताकतवर बनोगे। ये सुनते ही लोवी कहता है अरे नहीं मैं आपके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मेरी बात तो सुनिए। पर गाइस तभी हमारा हीरो लोवी के पास जाता है, वो उसके कान में कुछ ऐसी बातें कहता है जो रिवील नहीं की गई होती हैं। पर तभी ये सुनते ही लोवी हमारे हीरो के पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है आपको इसके बारे में कैसे पता यंग मास्टर, बताइए मुझे। पर हमारा हीरो इस पर कोई रिप्लाई नहीं देता और सोच रहा होता है अगर किस्मत ने हम दोनों को यहाँ पर मिलाया है तो चलो लोवी, तुमने मेरी जान बचाई थी, उसके बदले में मुझे तुम्हें फेवर्स करने दो और तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने दो। पर तभी गाइस सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो बैठा होता है। पर तभी लोवी वहां पे आ जाता है और कहता है यंग मास्टर आपको इसके बारे में कैसे पता। नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है, मेरे सीक्रेट के बारे में आप कैसे जानते हो, बताइए मास्टर, क्या आप सच में मेरे टूटे हुए कंधे को ठीक कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर लोवी रो रहा होता है, सीन शिफ्ट होता है और हमें लोवी के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो के बगल में लोवी बैठकर कह रहा होता है कि मैं भी एक सुपीरियर नाइट बन गया होता, इस तरफ मर्सनरी बन के मैं घूम नहीं रहा होता, अगर मेरे पास मेरा एक दूसरा हाथ होता, मैं अपने दूसरे हाथ को खो चुका हूँ, इसलिए मैं अब उतना अच्छा ताकतवर व्यक्ति नहीं बन सकता हूँ, काश मेरे पास दूसरा हाथ होता मेरा। और यही बात को हमारा हीरो बताते हुए सोच रहा होता है कि लोवी तुमने मेरी बहुत बार जान बचाई थी तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं, मैं इस बार तुम्हारे हाथ को कटने नहीं दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में सीन आता है जहां पर लोवी पूछ रहा होता है कि आपको कैसे पता मेरे आर्म के बारे में, मेरे कंधे के बारे में कि ये जख्मी है, ये अब काम नहीं कर सकता है, मैंने इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताया था। तो इस पर हमारा हीरो कहता है तुम्हारा जो कंधा है ना वो माना वेसो कंस्ट्रक्शन सिंड्रोम के कारण हुआ है, ऐसा जो तुम फील कर रहे हो दर्द वो उसके कारण है। तो इस पर लोवी कहता है अरे ये माना वेसो कंस्ट्रक्शन सिंड्रोम ये तो ठीक नहीं हो सकता
सकता ना, इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। तो इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ, इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, पर मैं अलग बंदा हूँ ना, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ये सुनते ही लोवी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या सच में आप इसे ठीक कर सकते हो। वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अभी इसका इलाज कहीं भी रिवील नहीं हुआ है, पर आज से 10 साल बाद इसका इलाज जरूर रिवील हो जाएगा, पर मैं अभी ही इसका इलाज जानता हूँ। फिर तभी हमारा हीरो कहता है लोवी, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे इस खराब बीमारी को ठीक कर सकता हूँ और तुम्हारे सब कुछ को सही कर सकता हूँ, पर यहाँ पर एक लेकिन है। तो इस पर लोवी पूछता है क्या लेकिन है सर। तो इस पर हमारा हीरो एविल फेस बनाते हुए कहता है इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलती है, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें मुफ्त में तुम्हारी आर्म को ठीक नहीं करूंगा, तो चलो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जहां पर लोवी इस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और ये देखकर उसका दिमाग फट जाता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 कंडीशन होते हैं। पहला ये कि तुम डेली मुझसे लड़ाई करोगे लोवी, और दूसरा ये कि मैं जो भी कहूंगा तुमसे उसे तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे मैं जो भी कहूं उसे तुम्हें करना पड़ेगा। ये सुनते ही लोवी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हुए गुस्साते हुए कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक गुलामी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसे साइन नहीं करूंगा। तो इस पर हमारा हीरो कहता है क्यों, क्या हुआ, यही कॉन्ट्रैक्ट है, करना है तो करो, नहीं तो निकलते बनो। ये सुनते ही लोवी सोचने लगता है अरे यार, मुझे इस यंग मास्टर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है मेरे इस डिसीज को ये ठीक कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी यार, जिंदगी में मैंने यही सीखा है कि अगर तिनके का भी सहारा हो ना मेरे पास, तो मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और ये सोचने के साथ ही लोवी कहता है ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता हूं। ये सुनते ही हमारे हीरो सोचने लगता है अरे वाह, ये फीलिंग बहुत ज्यादा ही थ्रिलिंग है, क्योंकि मेरा जो बंदा था मेरे साथ पिछले जन्म में मेरे साथ काम किया करता था, वो आज मेरा गुलाम बनने वाला है। अरे वाह, ये फीलिंग बहुत ज्यादा ही मजेदार है, मुझे लगा नहीं था, पर फिर भी ये मेरा गुलाम बन गया है। अब ये जो आइटम इन फ्यूचर में प्राप्त करने वाला है उसे भी मैं इससे छीन लूंगा। मजा आ गया। और वहीं लोवी सोच रहा होता है अरे यार, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। वहीं ये जो अंडरवर्ल्ड का किंग होता है वो कहता है मेरे महाराज अंडरवर्ल्ड के न्यू किंग, आप सच में एक हीरो बनने के लायक नहीं बल्कि एक विलन बनने के लायक हो, आप परफेक्ट हो विलन के लिए। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है चुप रहो एकदम। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से शहर में जो कि मर्लिन सिटी का होता है वहां का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा हीरो आ चुका होता है। लोवी भी पूछता है यंग मास्टर क्या यही वो जगह है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ यही वो जगह है। तो इस पर लोवी पूछता है क्या सच में ऐसी बेकार सी जगह पे मेरा आप हाथ ठीक करवाने आए हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है तुम मुझ पर शक कर रहे हो, जल्दी से चलो। तो इस पर लोवी कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं। और तभी लोवी और हमारा हीरो तुरंत ही वहां से निकल कर जाने लगते हैं। हमारा हीरो एक शैबी से घर के बाहर रुकता है, जिसके बाहर बोर्ड पे लिखा होता है अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो बिल्कुल अंदर मत आओ, यहाँ पे किसी की एंट्री अलाउ नहीं है। पर तभी हमारा हीरो अंदर चला जाता है और वो सोचने लगता है यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हुआ करता था और उसी ने तुम्हारे हाथ को मेरे पिछले लाइफ में ठीक भी किया था, पर वो अभी तक इसके क्यूर जो कि वेसो कंस्ट्रक्शन सिंड्रोम है इसका अभी तक इलाज नहीं खोज पाया है, पर वो इन फ्यूचर में जरूर खोज लेगा। पर तभी हमारे जो लोवी होता है वो एक पोस्टर के पास जाके देखता है और उस पर कहता है यंग मास्टर क्या आपको पता है ये कैसी पेंटिंग है, ये बहुत अजीब लग रही है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ ये एक पारस पत्थर है जो मैजिशियंस द्वारा जाना जाता है और ये मैजिशियंस का बहुत ज़्यादा ही प्योरेस्ट पत्थर कहा जाता है, ये बस इमेजिनरी पत्थर है, इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तो गैस पारस पत्थर यानी फिलोसोफर स्टोन जो होता है वो मरे हुए व्यक्तियों को वापस जिंदा कर सकता है, पर ऐसा सिर्फ मिथ में ही है, ऐसा असलियत में नहीं है। पर तभी एक दरवाजे के अंदर से आवाज आती है अरे वाह ये स्टोरी सभी को नहीं पता होती, तुम्हें ये स्टोरी कैसे पता है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ हाँ मैंने सुनी है, ऐसे ही उड़ती उड़ती अफवाहें मैंने सुन ली थी। इस पर ये जादूगर कहती है कि यहाँ पर हम कोई भी काम नहीं करते हैं, तुमने बिलबोर्ड नहीं पढ़ा कि हम यहाँ पर कोई प्रकार का बिजनेस नहीं करते हैं, इसलिए चले जाओ यहाँ से। तो इस पर हमारा हीरो कहता है लोवी तुम कमरे से बाहर जाओ, मैं अकेले में इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये सुनते ही लोवी चला जाता है और तभी हमारा हीरो कहता है चलो मुद्दे पे आते हैं कैथी। ये सुनते ही ये जो लड़की होती है वो कहती है अरे तुम मेरा नाम भी जानते हो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मेरा जो नाइट है वो एक डिजीज से सफर कर रहा है जो कि वेको कंस्ट्रक्शन सिंड्रोम डिजीज है, और इसी के बारे में मैंने सुना था कि तुम रिसर्च कर रही हो, पर अभी तक तुम्हें इसका इलाज नहीं मिला है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना एल्केमिस्ट वेयरबिस्ट कैथी। ये सुनते ही कैथी कहती है अरे अरे तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है, तुम स्कम टाइप के लड़के, यंग मास्टर तुम्हें कैसे पता। तो इस पर हमारा हीरो कहता है कैथी मैं सिर्फ इतना ही नहीं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे मेरा नाइट इस डिजीज से सफर कर रहा है वैसे ही तुम भी इस वेको कंस्ट्रक्शन सिंड्रोम से डिजीज से सफर कर रही हो। तो इस पर कैथी कहती है अरे तुम्हें कैसे पता ये बात। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पाइप अभी फूक रही हो ना, इसमें बहुत सारे हर्ब डाले हुए हैं जो तुम्हारे डिजीज को फैलने से स्लो करते हैं। पर तुम जानती हो मेरे नाइट की सिर्फ एक हाथ में ये डिजीज है, पर तुम्हारे पूरे बॉडी में ये डिजीज है। मैं जानता हूँ कि तुम इसे रोकना चाहती हो, तुम इस पर रिसर्च कर रही हो, पर फिर भी तुम्हें इसका इलाज नहीं मिला है। तो इस पर कहती कहती हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है, इसलिए मैं आपके नाइट को ठीक नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैं सर्च तो कर रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा। तो इस पर हमारा हीरो एक कॉपी को घिसकाते हुए कैथी को देता है
और कहता है एक बार इसे देख लो, क्या पता तुम्हें कुछ क्लू मिल जाए। और ये कैथी देखते ही बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाती है और कांपने लगती है कि अरे सच में इसमें जो लिखा है वो कमाल का है, आखिर आपको कहाँ से मिला ये। तो इस पर हमारा हीरो सोचता है कि मेरे पिछले लाइफ में सेल्सी जादूगर जो थी वो इसके बारे में बहुत बातें किया करती थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मैटर याद है, पर मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो मेरे थोड़े बहुत तुक्के वाले मेथड्स को पहचान ले और उससे एक अच्छा क्योर बना सके। पर तभी कैथी कहती है मुझे बस आधा महीना दे दीजिए, आधे महीने में मैं एक अच्छा डिसीज का क्योर बना दूंगी। तो इस पर हमारा हीरो कहता है कैथी ये इतना भी आसान नहीं होगा, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस हैं और तुमने जितना पैसा अपने रिसर्च में खर्चा कर दिया है उसके हिसाब से इसमें जो हर्ब लिखे हुए हैं वो तुम खरीद नहीं पाओगी, तो बताओ इसका तुम क्या करोगी। ये सुनते ही कैथी कहती है क्या तुम्हारे पास इसका कोई आइडिया है, मुझे लग रहा है कि तुम पहले से ही सब कुछ सोच साच के आए हो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सारे हर्ब को खरीदने में, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। ये सुनते ही कैथी कहती है क्या चाहिए तुम्हें। तो इस पर हमारा हीरो कहता है जो तुम रिंग पहनी हो ना वो रिंग मुझे दे दो। तो ये सुनते ही कैथी कहती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें रिंग नहीं दे सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हमारा हीरो सोचने लगता है ये जो रिंग ऑफ स्पीड है ये सच में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, इसकी वजह से ही ये जो लोवी जो मेरे पिछले जन्म में एक हाथ का बंदा था वो एस रैंक का एडवेंचरर बना था। जब ये कैथी के पास अपने इलाज के लिए आया था तो कैथी ने उसे ये रिंग गिफ्ट कर दी थी अपने पहले रिसर्च के रूप में। पर इस रिंग का काम ये है कि ये दिन में 3 बार 10 सेकंड के लिए आपकी जो स्पीड है वो 10 गुना कर देती है, जिससे कि आप किसी भी अचानक के अटैक से बच सकते हो और अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। और कैथी इस अंगूठी का इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने डिसीज की वजह से कहीं पे जा नहीं सकती, इसलिए उसे बचने के लिए ये अंगूठी चाहिए ही चाहिए। पर क्या हो अगर मैं इसकी प्रोटेक्शन करूं तो ये रिंग मुझे दे देगी। फिर तभी ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो कहता है कैथी मैं तुमसे वादा करता हूं अगर तुम मेरे ड्यूक के मैंशन में चलती हो, मेरे शहर में चलती हो, तो मैं वहां पर तुम्हें रखूंगा, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, प्लस तुम्हारी मैं रक्षा भी करूंगा इस अंगूठी के बदले में। ये सुनते ही कैथी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में आप ये सब मेरे लिए करोगे, पर फिर भी आप एक ड्यूक के लड़के हो, आप यंग मास्टर हो, और अगर किसी को पता चला, रूमर्स फैले कि आपने एक बीस्ट को अपने घर पे रखा हुआ है जो कि आधी इंसान और आधी जानवर है, तो सोचिए आपकी इज्जत का क्या होगा, आपके ड्यूक मैंशन का क्या होगा। तो ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है मेरा नाम एडन रेजान है, मैं पहले से ही इस ड्यूकडोम का सबसे सनकी लड़का हूं, और अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहता भी है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही ये जो कैथी होती है वो बहुत ज्यादा ही स्माइल करने लगती है और कहती है सच में आप बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो। और ये सोचने के साथ ही ये जो कैथी होती है वो इस रिंग को हमारे हीरो को देती है और कहती है कि आप मेरे रहने और खाने का भी इंतजाम कर दोगे, आपको मेरी प्रोटेक्शन ही नहीं करनी है बल्कि खाने का भी इंतजाम करना होगा। तो ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है हाँ हाँ वो सब तो मैं कर दूंगा, पर तुम्हें मेहनत करनी होगी, अपना कमाई का ही खर्चा तुम खाओगी, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और वापस से हमें हमारे हीरो का ड्यूक डॉम दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो इस बीस्ट वुमेन को लेकर पहुंच चुका होता है। और तभी वो सोचने लगता है कि स्टार्टिंग में मुझे ये जगह बहुत ज्यादा अजीब लगी थी पर ये अब घर जैसी लगने लगी है। पर तभी गाइस फिलिप चिल्लाते हुए आता है यंग मास्टर आप कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ थे आप। तो इस पर हमारे हीरो कहता है फिलिप क्या हुआ, इतना तुम रश करके क्यों आ रहे हो। तो इस पर फिलिप कहता है ये एक इमरजेंसी है, हमें जल्दी चलना होगा। तो इस पर हमारा हीरो कहता है फिलिप शांत हो जाओ, पहले बताओ कि क्या हुआ है। तो इस पर फिलिप कहता है यंग मास्टर आपके छोटे भाई कार्ल मॉन्स्टर्स माउंटेन में जाकर गायब हो चुके हैं, उन्हें कोई भी खोज नहीं पा रहा है। ये सुनते हमारा हीरो कहता है क्या कार्ल गायब हो गया। तो इस पर फिलिप कहता है हाँ यंग मास्टर, आपको पता है कुछ दिन पहले कुछ बच्चे गायब हो गए थे जिसको खोजने के लिए कार्ल मास्टर ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और फिर मॉन्स्टर्स माउंटेन में चले गए वहां पर बच्चों को खोजने के लिए, पर अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है, वो गायब हो चुके हैं। तो इस पर हमारा हीरो पूछता है इसको कार्ल को खोजने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम निकाली जा रही थी वो कहाँ है। तो इस पर फिलिप कहता है वो लोग रेडी हो रहे हैं पर वो लोग निकले नहीं है अभी। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे यार ये क्या गड़बड़ हो गया, मैंने सोचा था कि ये जो कार्ल है वो इस ड्यूकडोम का मालिक बन जाएगा, सक्सेसर बन जाएगा और पूरा कार्यभार संभालेगा और मैं जाकर पूरी दुनिया घूमूंगा और अपना रिवेंज लूंगा, पर अगर कार्ल गायब हो गया और मुझे सक्सेसर बना दिया गया, मैं राजा बन गया यहाँ का, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा। नहीं मुझे कार्ल को कुछ भी हो जाए कुछ भी करके उसे खोजना पड़ेगा। और तभी हमारा हीरो कहता है मैं भी सर्च टीम के साथ जाऊंगा और उनके साथ जाकर कार्ल को ढूंढूंगा, कहाँ है सर्च टीम, चलो मुझे लेकर चलो वहां पर। सीन शिफ्ट होता है और हमें सर्च टीम दिखाई जाती है और तभी हमारे हीरो का जो फादर होता है वो कहता है क्या तुम सच में अपने छोटे भाई को खोजने के लिए माउंटेन में जाओगे। तो इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ बेशक मैं जाऊंगा। तो इस पर हमारे हीरो का फादर कहता है नहीं तब तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है क्या फादर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इस पर हमारे हीरो का फादर कहता है तुम्हें पता भी है ये तुम्हारा सिर्फ भाई नहीं खोया है बल्कि बहुत सारे सैनिक भी गायब हुए हैं, बहुत सारे नाइट्स का अता पता नहीं है और ये माउंटेन बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, क्या होगा अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूं, इसलिए तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही हमारा हीरो रोने लगता है और कहता है अरे नहीं पर वो मेरा छोटा भाई है कार्ल, अगर वो गायब हो गया तो। और ये बोलने के साथ ही वो सोचता है अगर वो गायब हो गया तो मुझे इस जगह का राजा बनना पड़ेगा, मेरे बदले
बदले का क्या होगा मेरा बदला। और गाइस तभी ये जो अंडरवर्ल्ड का राजा होता है वो कहता है आप सच में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो मास्टर, सच में आप ड्रैगन स्लेयर कैसे बन गए। इस पर हमारा हीरो कहता है तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा, चुप हो जाओ। और तभी हमारे हीरो का जो फादर होता है वो हमारे हीरो को गले लगा लेता और कहता है क्या तुम अपने छोटे भाई से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे तो पता नहीं था। ठीक है जाओ जाओ तुम मॉन्स्टर माउंटेन में जाओ, मैं अपने सारे सैनिक देता हूँ तुम्हें, जाओ तुम्हारे पर फुल अथॉरिटी है, जाओ उसे खोज के लाओ, तुम अपने भाई से इतना ज़्यादा प्यार करते हो मुझे पता नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हमें माउंटेन का मॉन्स्टर माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे जो नाइट होते हैं और जो इस पहले नाम का नाइट होता है जो कि इस पूरे टीम का इंचार्ज होता है वो पहुंच चुका होता है। और तभी वो इन्वेस्टिगेशन करता है जहां पर वो देखता है बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं और वो सारे हथियार नाइट्स के होते हैं। जहां पर ये देखकर वो कहता है हाँ सच में कार्ल आपके छोटे भाई और सारे नाइट्स को किसी ने एम्बुश करके यहाँ पर घायल कर दिया है जिसकी वजह से वो आगे वापस नहीं आ पाए। तो इस पर हमारा हीरो भी इन्वेस्टिगेट करने लगता है और तभी वो एक गॉब्लिन के चाकू को उठाता है और कहता है अरे ये तो गॉब्लिन का चाकू है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, गॉब्लिन्स तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं, इतने कमज़ोर गॉब्लिन से मेरा भाई कार्ल हार नहीं सकता, वो एक अच्छा नाइट है, पर तब भी ऐसा कैसे हो गया, गॉब्लिन्स के पास कोई भी दिमाग नहीं होता, वो सोच नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे उन लोगों ने ये फॉर्म किया टीम को और कैसे उस हमारे भाई पर अटैक किया। नहीं यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, हो सकता है कि जो गॉब्लिन्स का किंग होता है हॉबगॉब्लिन वो यहाँ पर आया हो। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, हॉबगॉब्लिन ने ही गॉब्लिन्स को आदेश दिया होगा एक नया टीम बनाने के लिए और टीम वर्क के साथ हमारे भाई को उन सब ने हराया होगा। फिर ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो कहता है सर नाइट्स पहले ऐसा लग रहा है कि ये जो गॉब्लिन का चाकू देख रहे हैं आपने, इससे मुझे देख के लग रहा है कि ये सारा बनाया हुआ षड्यंत्र जो था वो एक हॉबगॉब्लिन का है जो कि गॉब्लिन्स का राजा होता है। ये सुनते ही नाइट्स पहले कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हॉबगॉब्लिन का काम, हॉबगॉब्लिन के सामने तो मैं भी नहीं टिक सकता हूँ। हमारे यंग मास्टर हमें यहाँ से चलना होगा, जल्दी चलिए, हमें सबसे पहले एक टीम बनानी होगी जो कि हॉबगॉब्लिन से लड़ सके। उतनी ताकतवर टीम बनाने के बाद ही हम यहाँ पर आ सकते हैं वापस और इन सबसे लड़ सकते हैं, अकेले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस पर हमारे हीरो कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, नाइट्स पहले हम लोग जितना वक्त गुजारेंगे वैसे ही हमारे भाई का जान उतना ही ज़्यादा खतरे में जाता जाएगा। तो चलिए एक सर्च डॉग को लेकर आइए, जो सर्च डॉग मेरे भाई के सुगंध को सूंघकर उसके पास ले जा सकता है। हमें एक सर्च डॉग दिखाया जाता है जिसे देखकर हमारा हीरो कहता है गुड डॉगी गुड डॉगी। और तभी हमारा हीरो एक पोशन को इस डॉगी को पिला देता है जिससे कि इस डॉगी को सुगंध आने लगती है, सेंट आने लगती है। ये देखकर नाइट्स फेले कहते हैं अरे क्या हुआ यंग मास्टर, आपने इसके साथ क्या किया। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मैंने इसे एक सेंट स्मेलिंग पोशन पिला दिया है जिससे कि इसकी जो सूंघने की शक्ति है वो बढ़ गई है। और तभी वो सोचता है मेरे पिछले लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ही काम की चीज़ थी, एल्केमिस्ट के पास ये सुपर रेयर थी, जब भी किसी को सर्च करना रहता था इससे बहुत ज़्यादा ही मदद मिलती थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉबगॉब्लिन विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर फिलिप और हमारे जो हीरो होते हैं वो सभी पहुंच चुके होते हैं और कहते हैं अरे यंग मास्टर ये देखिए जो हमारे यंग मास्टर कार्ल हैं और बाकी के जो नाइट्स हैं वो अभी भी कैद हैं, उन्हें मारा नहीं गया है। पर तभी हमारा हीरो 3 हॉबगॉब्लिन्स को देखता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 हॉबगॉब्लिन क्या कर रहे हैं, एक गांव में एक ही हॉबगॉब्लिन हो सकता है, यहाँ पर 3 क्या कर रहे हैं। तो तभी फिलिप कहता है हमें जल्दी से यहाँ से चलना होगा, पहले हमें प्लानिंग बनानी होगी तभी हम इन सब पर अटैक कर सकते हैं, नहीं तो हम हार जाएंगे यंग मास्टर। तो चलिए मैंने एक प्लान बना लिया है, जब हम इन सारे हॉबगॉब्लिन से लड़ाई करेंगे उसी समय आप यंग मास्टर और बाकी सारे नाइट्स को छुड़वा लीजिएगा और लेके चले जाइएगा। ये सुनते ही हमारे हीरो सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है ये प्लान वर्क करेगा, पर फिर भी 3 हॉबगॉब्लिन इनसे मैं अकेले तो नहीं लड़ सकता हूं, पर ये जो नाइट्स हैं अगर ये साथ में मिलकर काम करें तो इन तीनों को हराया जा सकता है। और इसी के साथ गाइस जितने भी नाइट्स होते हैं वो सारे हॉबगॉब्लिन्स और गॉब्लिन्स पे अटैक कर देते हैं कि अटैक आक्रमण करो सभी लोग, इन सारे गॉब्लिन्स को हरा दो। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर कार्ल पे अटैक करने की, उन्हें कैद करने की, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, पर वहीं हमारा हीरो छुपे छुपाते कार्ल के पिंजड़े को खोल देता है और कहता है मेरे पीछे पीछे आओ, सभी लोग यहाँ से निकलकर गांव की तरफ जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। पर तभी कार्ल कहता है ब्रदर तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, वो तुम्हारे पीछे ही है ब्रदर, पीछे देखो। पर तभी गाइस हमारा हीरो पीछे देखने ही वाला होता है, पर तभी जो मॉन्स्टर होता है वो धड़ाम से अपने बल्ले से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। पर तभी हमारा हीरो इससे एस्केप करने में कामयाब हो जाता है और वो सोचने लगता है अरे यार मुझे लगा नहीं था यहाँ पर हॉबगॉब्लिन नहीं है, हॉबगॉब्लिन से भी ज़्यादा कुछ खतरनाक है जो कि यहाँ का डीमन है ट्रोल। ट्रोल सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, गॉब्लिन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, वो यहाँ क्या कर रहा है। पर तभी हमारा हीरो कहता है कार्ल सभी साथियों और नाइट्स को पकड़ो और यहाँ से निकलो। इस पर कार्ल कहता है तुम मारे जाओगे, ये एक ट्रोल है ट्रोल। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मुझे पता है ये ट्रोल है और मैं मारा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ कार्ल, समझे ना, तो चुपचाप यहाँ से निकलो। अरे यार मैंने ये बोल तो दिया है पर मेरी भी फट रही है। और गाइस ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो तुरंत ही इस ट्रोल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तुरंत ही मारने वाला होता है स्ट्राइक। पर तभी ये ट्रोल भी अपने जोरदार तरीके से एक जोरदार पंच को हमारे हीरो पे दे मारता है। हमारा हीरो इस पंच को डॉज करने में कामयाब हो जाता है, पर तभी हमारा हीरो डॉज करते करते ही इस ट्रोल
के पैरों पर एक जोरदार स्लैश को दे चुका होता है, जिससे इस ट्रोल के ब्लड निकलने लगते हैं। पर तभी हमारा हीरो देखता है कि जो ब्लड निकल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिक सेल्फ रीजनरेट हो रहे होते हैं, हीलिंग हो रही होती है, वो भी बहुत ज्यादा ही तेज रफ्तार में। ये देखकर हमारा हीरो सोचने लगता है अरे यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, इसका जो रीजनरेशन का स्किल है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लेवल का है, मैं इसे इस तरह तो हरा नहीं पाऊंगा। पर फिर भी चलो मेरे पास एक आइडिया है। और गाइस तुरंत हमारा हीरो रिंग ऑफ स्पीड को निकाल लेता है जो उसने उस बीस्ट वुमेन से पाया था। पर वही जो नाइट इस पहले होता है वो कहता है अरे एक ट्रोल यहाँ पे क्या कर रहा है, यंग मास्टर रुक जाइए, मैं आपकी रक्षा करने वाला हूँ, आप बस डटे रहिए, लड़ते रहिए। अरे यार ये हॉबगॉब्लिन पहले ही बहुत ज्यादा ही मुसीबत का काम थे, पर ये अब ट्रोल भी आ गया, लगता नहीं है कि एडेन महाराज हमारे यंग मास्टर बच पाएंगे। पर गाइस तभी वहीं हमारा हीरो इस मौके का फायदा उठाता है जहां पर ट्रोल हमारे हीरो को अटैक कर देता है, और इसी मौके पर हमारा हीरो अपने स्पीड ऑफ रिंग को एक्टिवेट कर देता है जिसे उसने कैथी से पाया होता है। और तभी जैसे ही हमारा हीरो इस रिंग ऑफ स्पीड को एक्टिवेट करता है वैसे ही हमारे हीरो की जो स्पीड होती है वो 10 सेकंड के लिए बहुत ज्यादा ही तेज हो जाती है। जैसे ही ये ट्रोल हमारे हीरो पे अटैक करने जाता है हमारा हीरो वहां से गायब हो जाता है और अपने इस 10 सेकंड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, जहां पर वो 10 सेकंड के अंदर इस ट्रोल के शरीर पे इतने ज्यादा स्लैशेस कर रहा होता है जिससे कि ये ट्रोल वापस रिकवरी ना कर पाए। पर तभी हमारा हीरो अपने अंदर की शक्तियों को भी साथ में एक्टिवेट कर रहा होता है जो कि स्वॉर्ड ऑरा की शक्ति होती है, और फिर हमारा हीरो तुरंत ही इस ट्रोल पे अपने स्वॉर्ड ऑरा से अटैक कर देता है जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है और वो ट्रोल का काम तमाम कर देता है। पर वहीं जो ये नाइट्स पहले होता है वो हमारे हीरो के उड़ते हुए एनर्जी को देखकर कहता है अरे ये यंग मास्टर उड़ क्यों रहे हैं और इनके जो शक्तियां हैं वो चमक क्यों रही हैं, इसकी स्वॉर्ड चमक रही है, कहीं ये तो नहीं कि ये यंग मास्टर पहले ही स्वॉर्ड ऑरा के रीजन में पहुंच चुके हैं और उसे प्राप्त कर लिया है। पर गाइस वहीं हमारा हीरो उड़ नहीं रहा होता बल्कि अपनी शक्तियों को खोने के बाद यानी बहुत बुरी तरह से थकने के बाद वो फिका रहा होता है और तुरंत ही जाकर एक पेड़ में धड़ाम से लड़ जाता है, जिस पर ये सेंट्स पहले कहता है अरे यंग मास्टर आप कहाँ हैं, एडन मास्टर आप ठीक तो है। पर वहीं हमारा हीरो कबूतरों के घोंसले में जाकर बैठा होता है और सोच रहा होता है अरे यार मैंने इस रिंग ऑफ स्पीड का इस्तेमाल कर लिया जिसकी वजह से मेरे शरीर के अंग अंग दर्द कर रहे हैं, मेरी सारी शक्तियां जा चुकी हैं, 10 सेकंड के इस्तेमाल में ही मैं पूरी तरह से थक गया। यार ये बॉडी बहुत ज्यादा ही खराब है यार, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज्यादा ही सतर्क होकर इस स्पीड ऑफ पावर का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ड्यूक डोम के मेंशन में हमारे हीरो के जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, जो रिपोर्ट तुमने नाइट्स पहले दी है मुझे उसके हिसाब से बहुत लोग को इंजरी मिली है, बहुत लोग घायल हुए हैं, इसलिए नाइट्स पहले मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूं कि जाओ जितने लोग घायल हुए हैं और जिन लोगों की जान गई है उनके फैमिली को फुल कंपनसेशन मिलना चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए उनके परिवार को। ये सुनते ही नाइट्स पहले कहता है मैं समझ गया। पर तभी हमारे हीरो का फादर कहता है कि एक बात बता मुझे, क्या एडन ने सच में एक ट्रोल को हराया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो इस पर नाइट्स पहले कहता है हाँ मास्टर ये बात सच है, जो यंग मास्टर थे वो सच में एक ट्रोल को हरा दिया, वो भी मेरे आंखों के सामने। ये सुनते हमारे हीरो का फादर सोचने लगता है अरे यार उसने सिर्फ ट्रोल को हराया नहीं बल्कि स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करके हराया, क्या मेरा बेटा वही है एडन जिसे मैं जानता था, वो शरारती बेटा इतना ताकतवर कैसे हो गया। सीन शिफ्ट होता है, हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने मेडिटेशन को कर रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड ऑरा को फील कर रहा होता है और फिर सोच रहा होता है कि मुझे फीलिंग आ रही है, मैंने स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल किया उसकी वजह से मेरी जो माना की कैपेसिटी थी वो बढ़ चुकी है और मुझे और भी ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है, पर फिर भी ये बॉडी बहुत ज्यादा ही वीक है। मुझे पता चला है आज स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करने के बाद कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूं, मुझे और ज्यादा ही ताकतवर बनना होगा। पर गाइस वहीं अंडरवर्ल्ड का जो किंग डीमन लॉर्ड होता है वो वहां पे आ जाता है और कहता है वाह वाह यंग मास्टर, आपके इस इतने अच्छे डिटर्मिनेशन को देखकर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हो गया हूं। ये आवाज सुनते ही हमारे हीरो कहता है अरे तुम कौन हो, तुम कहां से आए, एक मिनट तुम्हारा आवाज मुझे सुना सुना लग रहा है, कहीं तुम वही तो नहीं। तो इस पर ये जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है हाँ यंग मास्टर आप बहुत सही कह रहे हो, मैं अंडरग्राउंड का मोनार्क, मैं हूं अंडर लॉर्ड। और ये देखते ही गाइस हमारा हीरो बहुत ज्यादा तेज से हंसने लगता है क्योंकि सच में बहुत ज्यादा अंडर लॉर्ड बेकार सा दिख रहा होता है। और ये देखकर अंडर लॉर्ड कहता है हंसना बिल्कुल मत, मेरे पे हंसे तो बात छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वहीं हमारा हीरो कह रहा होता है देखो देखो तुम्हारा जो चेहरा है वो कितना भद्दा लग रहा है यार, तुम्हें और कोई अवतार नहीं मिला। तो इस पर ये अंडरलॉर्ड कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम इतने वीक हो कि मैं कोई फॉर्म ले ही नहीं पाया। तो इस पर हमारा हीरो कहता है अब क्या तुम मेरे माथा का दर्द बने रहोगे, इसी तरह तुम फिजिकल फॉर्म में हर जगह पे अपीयर होते रहोगे, सब तुम्हें देख लेंगे। तो इस पर अंडरलॉर्ड कहता है यंग मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ही मुझे देख सकते हो, मैं और आप एक हैं, तो आप जितने ताकतवर बनते जाओगे उतना मैं भी ताकतवर बनता जाऊंगा। तो इस पर हमारा हीरो कहता है इसका क्या मतलब है, क्या मुझे अब हमेशा ही तुम्हें
इसी अवतार में देखना पड़ेगा, क्या मैं तुम्हें देखकर पक नहीं जाऊंगा। तो इस पर अंडरलॉर्ड कहता है, अरे यंग मास्टर ड्रैगन स्लेयर, आपका ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, आप मेरे साथ बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हैं। पर तभी हमारा हीरो कहता है, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है असली? मुझे याद है कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड का मोनार्क कहा जाता है, पर तुम्हारा ये तो नाम नहीं है ना, तुम्हारा असली नाम क्या है? डीमन गॉड ने तुम्हें नाम नहीं दिया क्या? तो इस पर ये जो अंडरलॉर्ड होता है वो कहता है, मेरा नाम वो मैं भूल चुका हूं, वो इस अस्तित्व से ही गायब हो गया है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, ठीक है, जब तुम मेरे कर्स हो, डीमन लॉर्ड ने मुझे तुम्हारे पर कर्स बनाकर भेजा है, तो तुम्हारा नाम आज से कर्स होगा। ये सुनते ही हमारा अंडरवर्ल्ड कहता है, अरे यार तुम्हें नाम देना भी नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाई देता है जहां पर हमारा हीरो उस लेबोरेटरी में जा रहा होता है जो उसने कैथी को दिया होता है, और वहीं पर कैथी हमारे हीरो को देख के कहती है, अरे ट्रोल मास्टर आइए आइए, मुझे आपका ही इंतजार था। ये सुनते ही हमारा हीरो सोच लगता है, ट्रोल मास्टर, तुम मुझे ट्रोल मास्टर इसलिए बुला रही हो क्योंकि मैंने एक ट्रोल को हराया, पर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझे खुद ट्रोल बुला रहे हो, मेरे चेहरे को मजाक उड़ा रहे हो। पर तभी हमारा हीरो पूछता है, लोवी कहाँ है? तो इस पर कैथी कहती है, वो क्यूट नाइट अंदर बैठा हुआ है, जाइए उससे मिल लीजिए। इसी के साथ हमारा हीरो कमरे के अंदर जाता है जहां पर हमारा हीरो इस लोवी को देखता है और लोवी रो रहा होता है, और फिर तभी कहता है, ये यंग मास्टर, मैं अपने हाथों को फील कर पा रहा हूं, ये ठीक हो गया यंग मास्टर। और तभी वो घुटने पे बैठते हुए कहता है, धन्यवाद यंग मास्टर, धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा ये जो बीमारी है वो ठीक हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने हाथों का इस्तेमाल फिर कभी कर पाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, आज से मैं अपनी जिंदगी आपके नाम कर देता हूं, प्लीज मेरे लॉयल्टी को एक्सेप्ट करिए। ये सुनते ही हमारा हीरो अपना एविल फेस बना लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक गुलाम की तरह इस्तेमाल करूंगा और तुमसे बेधड़क कामें करवाऊंगा। और फिर तभी वो कहता है, ठीक है चलो, मैं तुम्हारी इस लॉयल्टी को एक्सेप्ट करता हूं। पर तभी वो इस कैथी से पूछता है, कैथी एक बात बताओ, तुम्हारा भी तो ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तुमने अपने आप को ठीक क्यों नहीं किया? तो इस पर कैथी कहती है, मेरा कंडीशन थोड़ा अलग है मेरे यंग मास्टर, मेरी बॉडी जो है वो पूरी बॉडी में ये सिंड्रोम फैला हुआ है, इसलिए मुझे अपने बॉडी का री एग्जामिनेशन करना होगा और लगभग 1 महीने लग सकते हैं मेरे बॉडी को फुल्ली हील होने में। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, जल्दी ठीक हो, तुम्हारी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हें आगे चल के और भी ज्यादा काम करना है। इस पर ये जो कैथी होती है वो कहती है, ठीक है ट्रोल मास्टर, आज से मैं आपके सारे काम सुनूंगी। ये ट्रोल मास्टर सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा कर सोचता है, ट्रोल मास्टर, इसने मुझे फिर ट्रोल मास्टर बुलाया। वहीं जो लोवी होता है वो हंस रहा होता है। पर तभी हमारा हीरो कहता है, लोवी तुम्हारा हाथ सही हो गया है ना, तो चलो काम पे लग जाओ, तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। तो इस पर लोवी कहता है, ठीक है यंग मास्टर, चलिए मुझे काम दीजिए, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और लोवी सगड़ी खींच रहा होता है, यानी बहुत बड़ा ट्रोल जिसे हमारे हीरो ने हराया होता है उसे खींच रहा होता है और कहता है, अरे यंग मास्टर ये काम नहीं है, ये तो नौकरगिरी है, ये आप मुझसे अच्छा नहीं करवा रहे हैं। इसी के साथ हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बिजनेसमैन से हमारा हीरो मिल रहा होता है जिसे उसने ट्रोल को बेचना होता है। फिर वही बिजनेसमैन कहता है, अरे यंग मास्टर, क्या वही है जो मैंने अफवाह सुनी थी, इसी ट्रोल को आपने हराया है क्या? तो इस पर हमारा हीरो कहता है, हाँ ये वही ट्रोल है। तो इस पर ये बिजनेसमैन कहता है, आपको पता है आपने जिस प्रकार से इस ट्रोल को मारा है ना, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा ही अच्छी कंडीशन में है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, ये देखो इस लिस्ट में जो हर्ब लिखे हुए हैं ना, जो दवाइयां लिखी हुई हैं, उसे बस इन पैसों के बदले में मुझे दे दो। तो इस पर ये जो बिजनेसमैन होता है वो कहता है, यंग मास्टर, पर ये सारे हर्ब नहीं है, ये दवाइयां नहीं है, पर ये तो जहरीले पदार्थ हैं, ये पॉइजनस प्लांट्स हैं। तो इस पर हमारा हीरो अपना शेडी फेस बनाते हुए कहता है, मैंने कह दिया ना ये हर्ब है तो ये हर्ब है, मेरी बात चुपचाप से सुनो और जो मैं कह रहा हूं वही करो। ये सुनते बिजनेसमैन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, हाँ यंग मास्टर, ये हर्ब है। और तभी सोचता है, अरे यार अगर मैं इस स्कम बैग के बुरी साइड में आ गया तो मुझे बहुत ज्यादा लफड़ा झेलना पड़ेगा। सीन शिफ्टता है और हमारे हीरो का मेंशन दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो अच्छे खासे पैसों गेन कर बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। पर तभी फिलिप दौड़ते हुए आता है और कहता है, यंग मास्टर सुनिए, आपको कहीं जाना है। तो इस पर हमारा हीरो पूछता है, कहां जाना है, कौन बुला रहा है मुझे? तो इस पर फिलिप कहता है, आपके फादर आपको याद कर रहे हैं। इसके साथ हमारा हीरो कमरे में जाने लगता है, पर तभी वो जैसे ही अपने फादर का गेट को नॉक करके अंदर जाता है, वो अंदर में जो व्यक्ति खड़ा होता है उसे देखकर हमारे हीरो की बहुत बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। और तभी वो ये देखकर कहता है कि अरे ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। और तभी हमें रेड दाढ़ी वाला एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम थियरी होता है और वो मार्ग्रेव का एक रॉयल फैमिली का हिस्सा होता है। और वो कहता है, अरे यंग मास्टर, आपकी बॉडी को देखकर तो मुझे लग रहा है कि सच में आपने एक ट्रोल को जरूर हराया होगा, आप रूमर्स जो अफवाहें फैल रही हैं उसके हिसाब से परफेक्ट बंदा हो। पर तभी ये जो रेड बियर्ड वाला व्यक्ति होता है वो लोवी को देखता है और कहता है, तुम जैसा तुच्छ व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम महक रहे हो, भागो यहाँ से। पर गाइस तभी ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे यार ये जो थियरी पर्सन है, जो मेरे सामने व्यक्ति लाल दाढ़ी वाला है, वो लोली पर्सन्स को पसंद नहीं करता, मर्सनरीज को पसंद नहीं करता है, पर मैं तो यंग मास्टर हूँ इसलिए मुझे वो पसंद करेगा। पर मेरी पिछली लाइफ में मैं भी एक मर्सनरी था और ये मुझे बहुत ही घिनौनी निगाहों से देखता था। फिर तभी हमारा हीरो सोचने के साथ ही कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम एडन रजान है, मैं आपकी खिदमत
खिदमत में अपना सर झुकाता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के रक्षक द मार्ग्रेव सन थियरी एल स्यूडस। ये सुनते ही थियरी कहते हैं, अरे तुम मुझे जानते हो? तो इस पर हमारा हीरो कहता है, आपको कौन नहीं जानता, आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहले बंदे हो जो स्वॉर्ड सेंट के उपाधि पे पहुंचे हो। इसी के साथ हमें स्वॉर्ड मास्टर के बारे में बताया जाता है कि जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वो एक ट्रांजैक्शन बीइंग होता है, और जब कोई व्यक्ति अगर स्वॉर्ड मास्टर के रील में पहुंच जाता है तो वो नॉर्मल बंदा से सुपर ह्यूमन बंदा बन जाता है। वो अपने तलवार से माउंटेन्स को चीर फाड़ सकता है, अपने मुंह से आग को निकाल सकता है। और मैं भी पिछले जन्म में अपने इस उपाधि को पाया था, मैं भी स्वॉर्ड मास्टर था और मुझे इस जन्म में भी अपने इस उपाधि तक पहुंचना है। फिर वही जो थियरी होता है वो कहता है, हा तुम्हारा बेटा सच में बहुत ज्यादा ही कमाल का है। मैंने जो रूमर्स इसके बारे में सुने थे कि ये बहुत ज्यादा ही जिद्दी है, अड़ियल है और अच्छे से बातचीत नहीं करता, वो रूमर्स बेकार है। ये तो सच में वेल मैनर्ड लड़का है। ये सुनते ही हमारे हीरो का फादर कहता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, इसे और भी चीजें सीखनी है अभी। पर ब्रदर थियरी एक बात बताइए, आपके नॉर्थ ईस्ट की जो जगह है जहाँ के आप रक्षक हो, वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा है, तो आप उस जगह को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर ये थियरी कहता है, सिर्फ वहीं पे हमला नहीं हो रहा है बल्कि जो कार्नेज कल्ट है वहां पे भी हमला हुआ है, और उसके पास ये जो रामेश ड्यूकडोम है यहाँ पर भी तो हमला हुआ है मॉन्स्टर का। ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत ज्यादा ही सस्पिशियस लग रही हैं, इसलिए हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जो इन सब के बारे में सर्च करेगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और बच्चे, तुम यंग मास्टर, मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम मेरे नाइट्स की टीम में ज्वाइन हो जाओ और हम साथ में चल के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इस पर हमारे हीरो का फादर कहता है, अरे नहीं ये लड़का भी बहुत छोटा है। तो इस पर ये जो टेहरी होता है वो कहता है, मैं आपसे वादा करता हूं फ्रेड, आपका जो बेटा है मैं उसको एक अच्छा नाइट बनाऊंगा, स्वॉर्ड मास्टर बना दूंगा, और इसकी मैं अपनी कसम खाकर कहता हूं कि मैं इसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। पर तभी हमारा हीरो कहता है, मैं आपकी बात समझ सकता हूं पर फिर भी मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है मैं खुद से ही एक स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहता हूं और मैं उसके लायक हूं। और आपको पता है मैं इतना ताकतवर तो अभी बन ही गया हूं कि अगर आप हमसे फाइट करेंगे ना तो मैं आपके शरीर पे एक दो स्क्रैचेस तो मार ही दूंगा। ये सुनते ही ये जो थियरी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मेरे पर स्क्रैच मार सकते हो? एक स्वॉर्ड मास्टर पे तुम्हारी ताकत नहीं है उतनी। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, चलो ठीक है एक बैट लगा कर देखते हैं। और तभी वो सोचता है कि मेरे पिछले लाइफ में भी ये जो थियरी था वो बैट के ऊपर लेकर बहुत ज्यादा ही पागल रहता था। तो और फिर इसी के साथ हमारा हीरो अपना प्लानिंग स्टार्ट करता है। वो इससे बैट लगाता है और कहता है कि चलो ठीक है बैट लगाते हैं, हम दोनों फाइट करेंगे, और अगर मैं आप पे स्क्रैच लगाने में कामयाब नहीं हो पाया, यानी आपको जख्मी नहीं कर पाया, तो आपके नाइट्स स्क्वाड में मैं ज्वाइन हो जाऊंगा और आपके अंडर ही मैं ट्रेनिंग लूंगा। पर अगर मैं जीत जाता हूं तो आपके पीछे की जो स्वॉर्ड रखी है ना वो मुझे चाहिए, वो आप मुझे दे दीजिएगा। ये सुनते ही ये जो थियरी होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर अपने जो शरीर से एनर्जी होती है, ऑरा होती है, वो निकालने लगता है और तभी हंसने लगता है। तुम्हारा बेटा ये सच में बहुत ज्यादा ही रूड है और साथ साथ में बोल्ड भी है। सच में यार तुम बहुत ज्यादा ही मुंह फट्टू लड़के हो। चलो ठीक है मैं तुम्हारे इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। पर गाइस तभी ये जो फ्रेड होता है हमारे हीरो का फादर, वो वहीं पर बेहोश पड़ा होता है इस थियरी के स्वॉर्ड ऑरा निकालने के चक्कर में। पर वहीं हमारा हीरो सोच रहा होता है कि जब मेरे पास ये मौका है तो मैं इस मौके का फायदा क्यों ना उठाऊं। ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर स्वॉर्ड है, इसका नाम बेलज़ेबब है और बेलज़ेबब एक डिमोनिक स्वॉर्ड है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही काम आ सकती है। ये बहुत ज्यादा ही लेजेंडरी वेपन है। ये सुनते ही ये जो अंडरलॉर्ड होता है वो कहता है, सच में यार तुम एक विलेन हो, विलेन, तुम हमारे साइड के बंदे हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ग्राउंड एरिया का सीन जगह दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो और थियरी दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी हमारा हीरो कहता है, अरे मास्टर थियरी, क्या आप सच में इस भयानक से स्वॉर्ड का इस्तेमाल करोगे? एक गॉब्लिन को मारने के लिए एक और को मारने वाला स्वॉर्ड का इस्तेमाल करोगे? यानी कमजोर को मारने के लिए ताकतवर को मारने वाला स्वॉर्ड इस्तेमाल करोगे? क्योंकि गाइस थियरी जो होता है वो बेलज़ेबब का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि एक लेजेंडरी वेपन होता है। तो इस पर थियरी कहता है, मुझे नहीं पता बच्चे कि तुम एक ऑर्ग हो या फिर एक गॉब्लिन हो, यानी तुम कमजोर हो या ताकतवर हो, इसलिए मैं इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सुनते हमारे हीरो सोचने लगता है, अरे यार ये बंदा बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, पर फिर भी इस फाइट में दो कंडीशन मैंने लगा दिए हैं। पहला कि आप अपने स्वॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा ये जो थियरी है वो अपने राइट लेग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्वॉर्ड मास्टर्स होते हैं उनके राइट लेग ही उनके मेन पॉइंट होते हैं। पर फिर भी लगता नहीं कि मैं जीत पाऊंगा। और तभी ये जो थियरी होते हैं वो कहते हैं, देखो देखो कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, अब तो फाइट करने में और मजा आएगा। इस पे हमारा हीरो कहता है, मुझे खुशी होगी आपसे फाइट करने में। और ये कहने के साथ ही हमारे हीरो आगे बढ़ जाता है फाइट करने के लिए, एक स्वॉर्ड स्लैश इस थियरी पे दे मारता है जिससे कि बेलज़ेबब का इस्तेमाल करके थियरी आते हुए अटैक को रोक लेता है। पर तभी हमारा हीरो लगातार ही अन्य एक स्वॉर्ड स्लैश को किए जा रहा होता है, वो भी अजीब प्रकार के स्वॉर्ड स्लैश होते हैं जो कि ये थियरी समझ नहीं पाता है और कहता है, ये कैसा स्वॉर्डमैनशिप का तुम इस्तेमाल कर रहे हो? ये तो अनरिफाइंड स्वॉर्डमैनशिप है जिसका कोई न पैर है न मुंह है। ये सच में मर्सनरी की तरह लग रहा है। जो मर्सनरी बेकार से एकदम घटिया इंसान होते हैं उनका ये स्वॉर्ड टेक्निक होता है। आज
जाओ मेरे नाइट स्क्वाड में, मैं तुम्हारे जो स्वॉर्डमैनशिप है उसको मैं सही कर दूंगा। और गाइज ये सुनते ही ये जो मर्सनरी का रैग टैग वाला बेकार सा स्वॉर्डमैनशिप होता है उसकी बुराई सुनने के साथ ही हमारा हीरो और ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरे स्वॉर्डमैनशिप को बेकार करने की कोशिश कैसे की। और तभी हमारा हीरो अपने फुल फोर्स से आगे बढ़ जाता है और जोरदार तरीके से स्लैश पे स्लैश दिए जा रहा होता है इस थियरी को। पर गाइस तभी थियरी कहता है अरे यार तुम कब तक इस बेकार से स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते रहोगे। ये सुनते हैं हमारा हीरो अपने मर्सनरी मास्टर के स्वॉर्डमैनशिप को इस्तेमाल करता है यहाँ पर, जो कि एक सांप की तरह की टेक्निक होती है जो जाती तो सीधे है पर स्नेक की तरह मुड़ जाती है और धाएं धाएं लगने लगती है। पर तभी ये जो थियरी होता है वो इस स्वॉर्डमैनशिप को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार ये मुड़ कैसे गई, इसका वेव जो था वो मुड़ कैसे गया। वहीं जो लोग होते हैं वो भी आश्चर्यचकित हो रहे होते हैं, अरे यार ये कैसे हो गया, यंग मास्टर इतना अच्छा स्वॉर्डमैनशिप कैसे जानते हैं। और वहीं हमारे हीरो के फादर भी सोच रहे होते हैं कि अरे मेरा भाई ये सच में कमाल का बंदा है, इसके पास बहुत ज़्यादा ही पावर्स हैं, पर मेरा बेटा इसे हरा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं हमारा हीरो भी अपने सारे शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, थियरी पे पंच स्वॉर्डमैनशिप के स्वॉर्ड पे स्वॉर्ड दिए जा रहा होता है, स्लैश पे स्लैश मारे जा रहा होता है। थियरी भी सोच नहीं पाते हमारे हीरो के आते हुए अटैक्स को, पर तभी थियरी अपने एक स्वॉर्ड स्लैश को दे मारता है हमारे हीरो पे। पर तभी हमारा हीरो झुककर इस स्वॉर्ड स्लैश को संभाल देता है और इसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है। पर तभी वो देखता है कि सिर्फ स्वॉर्ड के हिलाने से ही थियरी ने अपने स्वॉर्ड को सिर्फ स्विंग किया और उसकी वजह से वहां पर तूफान आ गया। और तभी जो अंडरलॉर्ड भी होता है वो कहता है अगर मेरे यंग मास्टर ड्रैगन स्लेयर अगर आप इस स्वॉर्ड को छू दिए होते ना, अगर आप ये आपको लग गया होता तो आपका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में कट गया होता। और ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है बस बहुत हुआ, अब मुझे अपने फुल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। और तुरंत ही हमारा हीरो अपने रिंग ऑफ स्पीड का इस्तेमाल करता है और वहां से एकदम गायब हो जाता है। ये देखकर थियरी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये कहां चला गया, ये अभी तो यहीं पर खड़ा था। और तभी हमारा हीरो इस मौके का फायदा उठाता है और थियरी पे एक स्लॉट स्लैश दे देता है जिससे कि उसके शरीर पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, यानी जख्मी हो जाता है वो। और इसी के साथ हमारा हीरो इस बैट को जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे क्या सच में ये मैच इतना जल्दी खत्म हो गया, यंग मास्टर जीत गए क्या यार, सच में यंग मास्टर बहुत ज्यादा ही कमाल के हैं। पर वहीं हमारा हीरो कहता है थियरी सर मैं जीत गया, मैंने आपके बेलेज़ेबब को पाने के लिए जो टेक्निक मांगी थी, जो हमने बेट लगाया था उसमें मैं जीत चुका हूं, इसलिए ये बेलेज़ेबब अब मेरा हुआ। तो इस पर थियरी हमारे हीरो को ये बेलेज़ेबब दे देते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है चलो मैं मान गया, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज़्यादा ही कमाल की है और तुम खुद में ही स्वॉर्ड मास्टर बन सकते हो, ठीक है ये ले लो मेरा स्वॉर्ड। और गाइस ये लेते ही हमारा हीरो कहता है ओहो अब मैं इस स्वॉर्ड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, ये स्वॉर्ड आगे चल के मेरे बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली है। आखिरकार मैंने इसे इस थियरी से लूट ही लिया। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जो कि 1 घंटे का सुपर एपिसोड था, जो कि मैंने बहुत लेट में डाला है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्या करूं, मेरा एग्जाम चल रहा था, पर अब से वीडियोस हमेशा आएंगे। और गाइस मैं अपना एक इंग्लिश चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो प्लीज़ मैंने उसका लिंक, जो कि चैनल का लिंक है, उसके बैकअप में यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो मेरा बैकअप चैनल भी है, तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तभी आप उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर्स हैं। इसलिए चलिए मुझे लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसी के साथ लास्टली मैं कहना चाहता हूँ वी लव मानुआ।